हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। तो वीडियो के साथ बने रहिए, पूरा देखें इसको। पहला है हमारा 9 ईयर ओल्ड्स आर टोलर देन 7 ईयर ओल्ड्स। कि भाई जो 9 साल वाले हैं वो 7 साल वाले से लंबे हैं। इस तरह की जो स्टडी होगी वो क्या होगी, कौन सी स्टडी होगी वो? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगी? क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो जाएगी वो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ्रेंसेस जो होती है वो किसके लिए होती हैं? कॉन्फ्रेंस जो होती हैं उसके बारे में बता रहा है कि पूछा है कि वो किस लिए होती है। तो इसका हो जाएगा हमारा शोकेस करने के लिए न्यू रिसर्च को, जो न्यू रिसर्च हो रहे हैं उनको शोकेस करने के लिए कॉन्फ्रेंस की जाती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आइडेंटिफिकेशन इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ रिसर्च जर्नल। जो रिसर्च जर्नल होती है उसकी क्वालिटी की इंडिकेशन कौन देता है? तो इसका क्या हो जाएगा? उसका इम्पैक्ट फैक्टर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट फैक्टर है जो रिसर्च जर्नल का, वही उसकी क्वालिटी इंडिकेट करता है। तो नेक्स्ट हमारा रिसर्च एथिक्स की बात की है कि उसका मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। असाइनिंग ए पार्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम टू वन पीएचडी रिसर्च। कि जो रिसर्च होता है पीएचडी लेवल का, पीएचडी रिसर्च होता है उसको असाइन करना। तो वो क्या है? उसका एथिक्स को करता है, आइडेंटिफाई इंडिकेट करता है। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा द सिक्वेंशियल ऑपरेशन इन साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के हमें क्या बताने हैं? स्टेप्स बताने हैं कि कौन कौन से होते हैं। देखो गाइस, जितने भी रिसर्च होते हैं, एक्सप्लेनेटरी हो गया, साइंटिफिक हो गया, क्वालिटेटिव हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया, सबके अपने अपने स्टेप्स होते हैं। तो इसमें साइंटिफिक की बात की तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ई। पहले इसमें क्या करेंगे? कोवेरिएशन होगा, उसके बाद क्या होगा? एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशंस होगा, और फिर क्या होगा? उसको जनरलाइज करेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसकी जो थियरी होती है वो दी जाएगी। तो इसका हो जाएगा हमारा ए, इसका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च। अभी देखो इसमें नॉर्मल रिसर्च की बात की है कि जो ओवरऑल जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो जनरल टर्म्स में कौन कौन से होते हैं। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे? हम आइडेंटिफाई करेंगे रिसर्च जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट करेंगे हम उसके ऑब्जेक्टिव क्या हो रिसर्च के, वो करेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? हम मेथड बनाएंगे, मेथडोलॉजी के भाई कैसे कैसे मेथड्स हमें यूज़ करने, कैसे हमें रिसर्च करना है। उसके बाद आएगा हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा कलेक्शन करेंगे। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे? हम उसको डाटा जो है उसको एनालाइज करेंगे कि भाई जो डाटा है उसको एनालाइज करेंगे, कौन सा हमारे रिसर्च में काम आएगा, कौन सा नहीं, उसको ऐसे अलग अलग करेंगे। तो फिर फाइनली क्या होगा? फाइनली इसका रिजल्ट आएंगे और ये सब आएगा। तो ये स्टेप्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इनकरेक्ट कौन सी इनमें से? ओके, तो इनकरेक्ट है हमारी डी कि साइंटिफिक हाइपोथेसिस है, साइंटिफिक थियरी की जो साइंटिफिक हाइपोथेसिस होती है वो एक साइंटिफिक थियरी होती है। तो ये बात क्या है हमारी? गलत हो जाएगी। तो बाकी जो ए बी सी है ये सही है, लेकिन हमें गलत बताना थी। गलत क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो सही बात कौन कौन सी है? देखो, ए हाइपोथेसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस। तो लिमिटेड एविडेंस पे बेस्ड होती है ये बात सही है। ए हाइपोथेसिस इज बेसिस फॉर रीजनिंग विदाउट एनी अजम्पशन ऑफ इट्स ट्रूथ। तो इसकी जो अजम्पशन होती है ट्रूथ से, वो उससे कोई रिलेशन नहीं होता। ये ना ही इसमें कोई क्या है, इज़ अ बेसिस फॉर रीजनिंग विदाउट एनी अजम्पशन होती है ये बात भी सही है। और थर्ड क्या है? हाइपोथेसिस इज ए प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर अ फिनोमेना। कोई भी फिनोमेना उसकी एक प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन होती है। तो ये तीनों बात सही है, लेकिन जो चौथी है कि जो साइंटिफिक हाइपोथेसिस है वो साइंटिफिक थियरी होती है, ये बात हमारी गलत है। तो नेक्स्ट हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो जो रिसर्च है उसके बारे में पूछ रखा है कि उसका क्या मतलब है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ई। द रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट। देखो, एक्स पोस्ट क्या होता है? बाद में। एक्स पोस्ट फैक्टो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका ये कब होता है? जब कोई इंसिडेंट हो गई है, कोई भी घटना घट चुकी है, उसके बाद जो रिसर्च किया जाता है। तो वो कौन सा होता है? एक्स पोस्ट फैक्टो। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एथिक्स डू नॉट इंक्लूड। जो रिसर्च के एथिक्स होते हैं उसमें क्या क्या नहीं होता, उसमें क्या नहीं होता, तो हमें नहीं बताना। तो क्या है उसमें? सब्जेक्टिविटी नहीं होती। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते रिसर्च एथिक्स के की अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या है? सब्जेक्टिविटी नहीं होती है।
बाकी क्या होता है इसमें, इंटीग्रिटी भी होगी और ऑब्जेक्टिविटी भी होगी और ऑनेस्टी भी होनी चाहिए। तो सारी बातें होनी चाहिए, लेकिन एथिक्स में क्या है, सब्जेक्टिविटी नहीं होती। तो इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा सैम्पलिंग एरर डिक्रीज्ड विद। सैम्पलिंग जो एरर है वो डिक्रीज होता है। कब डिक्रीज होएगा? ओबियसली जब सैंपल का साइज इंक्रीज होएगा, साइज जो है इसका सैंपल का इंक्रीज होएगा तो क्या है, जो एरर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि साइज जैसे ही बढ़ेगा सैंपल का, वैसे ही जो एरर्स है सैंपल के वो कम होते जाएंगे। नेक्स्ट हमारा द प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। जो फंडामेंटल रिसर्च होता है, जो आधारभूत अनुसंधान होता है, उसके प्रिंसिपल्स बताने में, उसके जो फंडामेंटल रिसर्च होता है वो किस में यूज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अप्लाइड रिसर्च। उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो अप्लाइड रिसर्च में हम अप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट हमारा द रिसर्च दैट एम्स एट इंडिकेट इमीडिएट एप्लीकेशन। वो रिसर्च जिसमें हम एक इमीडिएट एप्लीकेशन होता है, एकदम से हमें एक्शन लेना पड़ता है, कौन सा होता है, वो हमारा आंसर हो जाएगा ए। एक्शन रिसर्च जैसे कोई भी कुछ हो चुका है उसके बाद हमें एकदम से लेना है, एक्शन लेना, तो उसके लिए जो रिसर्च किया जाएगा वो एक्शन रिसर्च होता है कि एकदम से एक्शन लेना। तो इमीडिएट एप्लीकेशन होता है, ध्यान रखना इस बात का। इमीडिएट एप्लीकेशन की जब बात आई तो कौन सा होता है, एक्शन रिसर्च होता है उसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हेन टू और मोर सक्सेसिव फुटनोट्स रेफर टू सेम वर्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज्ड। कि जब दो और दो से ज़्यादा सक्सेसिव फुटनोट्स हैं वो एक ही चीज़ वर्क को रेफर करें तो क्या हो जाएगा उसमें, उसका हो जाएगा हमारा ई बीड, आई बीड कह लो उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये याद करना है, आई बीड हो जाएगा जब दो या दो से ज़्यादा जो फुटनोट्स हैं कि सेम वर्क को रेफर करें। नेक्स्ट हमारा द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन, ये फिर वही आ गया भाई। सो नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। देखो गाइस, जो सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग दो तरह की होती है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। तो हमें कौन सा बताना है कि नोट बताना है कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें नहीं इंक्लूड होता है। तो गाइस ये याद रखना कि जो कोटा सैम्पलिंग होती है ये नॉन में आती है, नॉन प्रोबेबिलिटी में आती है हमारी कौन सी, कोटा वाली। तो बाकी जो सिंपल हो गया, स्ट्रेटिफाइड हो गया और ये क्लस्टर हो गया, ये तीनों क्या है, ये सब आएंगे प्रोबेबिलिटी में। लेकिन जो कोटा है, ध्यान रखना कोटा बार बार रिपीट होएगा, तो कोटा सैम्पलिंग है वो किस में आएगी, नॉन प्रोबेबिलिटी में आएगी। तो नेक्स्ट है हमारा इन सैम्पलिंग द लोटरी मेथड। देखो इसमें लोटरी मेथड है। लोटरी मेथड क्या होता है कि जैसे हम लोटरी सेम चांस होते हैं, जो भी उसमें ऑप्शंस होते हैं, कोई भी ऑप्शन निकल सकता है। जैसे हमें कोई बॉक्स ले लिया, उसमें पर्ची डाल दी, ओके, उसमें तो उठानी है, तो कौन सी भी उठ सकती है उसमें से, तो लोटरी ऐसे। तो लोटरी मेथड कौन सा है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें रैंडमाइजेशन होती है कि रैंडमली हम कोई भी उठाएंगे पर्चे, तो उसमें रैंडम सबके बराबर इक्वालिटी वो होती है, प्रोबेबिलिटी होती है कोई भी पर्चे निकलने की, कोई भी सेलेक्ट होने की। तो इसमें क्या है, रैंडमाइजेशन। और ये लोटरी मेथड है किसका, ये हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, क्योंकि इसमें सभी को बराबर चांसेस होते हैं सेलेक्ट होने के। तो लोटरी मेथड किस में आएगा, प्रोबेबिलिटी। और ये रैंडमाइजेशन होता है, रैंडमली हम कोई भी उठाना होता है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसेस इज रिटन अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन। देखो गाइस ये वीडियो मैंने डाल रखी है पहले ही, जो रेफरेंसिंग स्टाइल होते हैं रिसर्च में, उनकी वीडियो मैंने पहले डाल रखी है, मैं लिंक इसमें डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख लेना। तो मैं उसके बताना कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल जो एसोसिएशन होता है, APA फॉर्मेट होता है, उसके बारे में हमें बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये सही है। तो पहले हम क्या है उसमें क्या करेंगे, पहले लास्ट नेम आएगा, फिर फर्स्ट नेम आएगा, फिर फुल स्टॉप, और फिर ये जो ईयर है पब्लिकेशन का वो आएगा, फिर बुक का नाम आएगा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, ओके। फिर उसका पब्लिकेशन का जो प्लेस है, न्यू दिल्ली, टाटा मैग्रो हिल, तो यहाँ से पब्लिश हुआ है। तो ये इसका फॉर्मेट होता है। और गाइस ये वीडियो मैंने डाल रखी है, प्लीज़ देख लेना इसको। ये 5-6 रेफरेंसिंग स्टाइल्स होते हैं, आप वहाँ से पता लग जाएगा। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ पे फुल स्टॉप आया है, कहाँ पे कोमा आया है, कहाँ पे ब्रैकेट आया है, तो वो चीज़ उसमें मैंने बता रखी है अच्छे से, तो वीडियो देख लेना आप। नेक्स्ट है हमारा द पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पैरामीटर वाइल द कोरस्पेंडिंग सैम्पल इंफॉर्मेशन इज नोन एज। देखो जो पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन होती है उसको तो क्या कहते हैं हम, उसको पैरामीटर कहते हैं। लेकिन जो सैम्पल की इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम स्टैटिस्टिक्स। तो गाइस ध्यान रखना, जो पॉपुलेशन की जो है इन्फॉर्मेशन उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे पैरामीटर, ओके,
पैरामीटर कहेंगे, और जो सैंपल की होती है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम स्टैटिस्टिक्स। तो ये बात याद रखना। नेक्स्ट है हमारा इन डूइंग एक्सटर्नल रिसर्च व्हाट इज़ द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। अभी देखो उसमें एक्सटर्नल रिसर्च की बात कर ली, हमने रिसेंटली की थी साइंटिफिक रिसर्च की, इसकी हम करेंगे सीक्वेंस ऑफ एक्सटर्नल रिसर्च की बात करेंगे। तो इसमें क्या आंसर बी हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, पहले प्लान करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। देखो एक्शन लेना ना, एक्शन रिसर्च की बात, पहले प्लान करेंगे, प्लानिंग की कैसे एक्शन लेना है, फिर हम करेंगे एक्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको एक्शन को एक्ट करने के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि क्या सही से एक्शन हुआ या नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे, उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये स्टेप्स होते हैं हमारे एक्शन रिसर्च के। तो नेक्स्ट हमारा द वेरिएबल विच इम्पैक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन। देखो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप को कंट्रोल करता है, इम्पैक्ट करता है, तो कौन सा होता है, वो कंट्रोल वेरिएबल होता है। जो देखो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको क्या करता है, जो इम्पैक्ट करता है, प्रभाव डालता है, वो कौन सा होता है, कंट्रोल रिसर्च करता है, कंट्रोल वेरिएबल करता है, सॉरी। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। देखो नॉन की बात कर ली, देखो मैंने बताया था ना फिर से कि बार बार रिपीट होगा। तो जो कोटा सैम्पलिंग है वो किस में है, नॉन में आएगा, बाकी सिंपल हो गया, स्ट्रेटिफाइड होगा, क्लस्टर हो गए, सारे इसमें आएंगे, प्रोबेबिलिटी में आएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डीकंस्ट्रक्शन इज ए पॉपुलर मेथड ऑफ रिसर्च। जो डीकंस्ट्रक्शन जो है वो पॉपुलर मेथड है किस रिसर्च में, तो इसका हो जाएगा हमारा डी, लिटरेचर। डीकंस्ट्रक्शन दोबारा डीकंस्ट्रक्शन डिसकंस्ट्रक्ट करना, वो किसका मेथड है, वो लिटरेचर के अंडर आता है। तो नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कॉमनैलिटी इज एसोसिएटेड। कौन सी टेक्निक में कॉमनैलिटी एसोसिएट होती है, तो कौन सी होती है, फैक्टर एनालिसिस में। जो फैक्टर एनालिसिस होती है उसमें क्या है, ये जो कॉमनैलिटी होती है वो एसोसिएट होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, फैक्टर एनालिसिस। नेक्स्ट हमारा इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिसर्च। देखो गाइस फिर से वो क्वेश्चन आ गया, तो इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो ये जो वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं, तो ऐसे कैसे रिपीट हो रहे हैं देख लो आप। तो फर्स्ट हमारा पहले हम करेंगे टॉपिक का सिलेक्शन करेंगे, टॉपिक ले लिया, जो प्रॉब्लम होती है सिंपली रिसर्च प्रॉब्लम या टॉपिक कुछ भी कह लो। उसके बाद हम लिटरेचर का रिव्यू करेंगे कि उस पर कौन कौन सा रिसर्च पहले हुआ है वो स्टडी करेंगे हम, बुक्स वगैरह जो भी कुछ होता है उस पर पहले रिसर्च हुआ जो। फिर आएंगे हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, और फिर क्या है उसके अंदर फाइंडिंग्स उसके देंगे इंटरप्रेट करने के बाद। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं, ये होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा एडर्सन वाला है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इन इंडिया हैज़ लॉन्ग वे टू गो टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। के जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इंडिया का वो इंटरनेशनल लेवल तक जाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। इसका रीज़न क्या दिया, क्योंकि जो फंडिंग एजेंसीज़ हैं वो सपोर्ट नहीं करती क्वालिटेटिव रिसर्च को एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में। तो ये बात इन्होंने इसका रीज़न दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कि ये बात तो सही है लेकिन बी वाली आर वाली गलत है। तो जो रीज़न है वो गलत है लेकिन जो ए एडर्शन है वो सही है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात की है, कौन सा नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रेजिड्यूल ग्रुप एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं है। बाकी जो सिंगल ग्रुप हो गया ये भी है, पैरेलल ग्रुप हो गया ये भी है, पैरेलल वाला भी है, और फिर क्या है रैशनल ग्रुप RG ये भी है। लेकिन जो क्या है सॉरी इसमें क्या हो जाएगा हमारा, रेजिडुअल वाला नहीं होएगा, सिंगल भी हो जाएगा और ये क्या है पैरेलल भी हो जाएगा और रैशनल ग्रुप हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन जो रेजिडुअल ग्रुप एक्सपेरिमेंट होता है ये एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करनी है तो आंसर क्या हो जाएगा, टी टेस्ट है जो वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं है। बाकी जो साइन टेस्ट है ये भी है, और ये ची स्क्वायर टेस्ट है ये भी है, और रन टेस्ट। तो गाइस ये ध्यान रखना टी टेस्ट जो होता है वो नॉन पैरामेट्रिक है। ये दो तरह के होते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। तो जो हमारा टी टेस्ट है वो नॉन पैरामेट्रिक नहीं है, बाकी ये जो सारे हैं।
नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी। देखो फिर से वो क्वेश्चन आएगा नॉन प्रोबेबिलिटी वाला, तो बताओ आप इसमें। देखो पर्पस वाली और ये जो कोटा वाली होती है, ये दोनों ध्यान रखना आप। ये दोनों किस में आती है? ये आती है हमारी नॉन में आती है, नॉन प्रोबेबिलिटी में आती है। बाकी जो सैंपल बच गया सिस्टमेटिक स्ट्रेटिफाइड, ये सारी क्या है? ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, लेकिन हमने बतानी थी नॉन प्रोबेबिलिटी। तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर? बी हो जाएगा। पर्पसिव, जो पर्पस के साथ जो सैंपलिंग की जाती है वो क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन। देखो हमें मैंने पीछे बताया था कि जो ऐसा रिसर्च जो इमीडिएट एक्शन होता है उसमें, वो कौन सा होता है? हमारा एक्शन होता है। एकदम से कोई चीज़ होते ही हमें एक्शन लेना पड़ता है, तो क्या होता है? इमीडिएट एक्शन की जब बात आएगी तो एक्शन रिसर्च होएगा। बार बार रिपीट होएगा, ये याद करो उसको। नेक्स्ट है हमारा ए थीसिस स्टेटमेंट। एक थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, एक एजर्शन होती है। क्या होती है? एक एजर्शन होती है। क्या? थीसिस स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट हमारा द रिसर्च अप्रोच ऑफ मैक्स वेबर टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग इन नेचुरल सेटिंग्स। कि जो लोग हैं जो नेचुरल सेटिंग में मीनिंग को क्रिएट करते हैं, वो जो अंडरस्टैंडिंग है मैक्स वेबर ने, उसकी अप्रोच बतानी कैसी, रिसर्च अप्रोच बतानी कौन सी है वो। तो इसका बताना है हमारा डी आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटिव। देखो मीनिंग निकालना क्या होता है? इंटरप्रेट करना होता है। कोई भी चीज़ देख के मीनिंग निकालना क्या है, हमने उसको इंटरप्रेट किया है, तो इसका क्या हो जाएगा? इंटरप्रेटिव पैराडिगम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडिगम। देखो इसका जाएगा हमारा सी, थॉमस जो कुवन थे, इन्होंने किया था। तो याद रखना कि थॉमस कुवन ने क्या दिया था? कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडिगम दिया था। नेक्स्ट आएगा हमारा इन ए थीसिस फिगर्स एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड। देखो कोई भी थीसिस है उसमें फिगर्स और टेबल्स कहाँ पे आएंगी? तो आंसर हो जाएगा टेक्स्ट में आएंगी। क्या है? जो टेक्स्ट होता है उसके अंदर ही आएंगी क्या? फिगर्स और टेबल्स। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा द कोर ऑफ डिसर्टेशन। कोर बतानी है हमें, डिसर्टेशन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो डी हो जाएगा इसका। उसमें क्या पहले तो क्या आएगा? इंट्रोडक्शन आएगा। ओके, फिर क्या आएगा? लिटरेचर रिव्यू आएगा कि हमने क्या क्या उसमें कहाँ से लिटरेचर उठाया, कहाँ से हमने डाटा वो किया है, कौन सी हमने स्टडी की है बुक्स। फिर आएगा हमारा रिसर्च मैथडोलॉजी कि कौन कौन से मेथड्स हमने यूज़ किए हैं रिसर्च में, तो वो हो जाएगा। और फिर क्या आएगा हमारा? उसके रिजल्ट्स देंगे हम, रिजल्ट्स क्या है हमारी रिसर्च के। ओके, उसके बाद क्या देंगे हम? उसको डिस्कस करेंगे और फिर क्या है बाद में कंक्लूड कर देंगे। तो ये जो स्टेप्स थे ये क्या है? एक थीसिस जो होते हैं, जो डिसर्टेशन होती है उसके ये स्टेप्स होते हैं, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं। पहले इंट्रोडक्शन होएगा, फिर लिटरेचर रिव्यू होएगा, फिर रिसर्च मैथोलॉजी, रिसर्च, फिर रिजल्ट निकालेंगे, फिर डिस्कस करेंगे, फिर कंक्लूड कर देंगे। तो ये होते हैं डिसर्टेशन में। नेक्स्ट हमारा व्हेन प्लानिंग टू डू सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च की बात की है कि सोशल रिसर्च करते हुए क्या है? इट्स बेटर बताना क्या होगा उस टाइम पे जो सोशल रिसर्च होता है वो करते हुए। तो आंसर उसका सी हो जाएगा। बी फेमिलियर विद लिटरेचर ऑन द टॉपिक, कि उस पर पहले जितना लिटरेचर अवेलेबल है उससे फेमिलियर होना क्या है? बेटर होता है। तो एक सजेशन है, ये एक एडवाइस है कि सोशल रिसर्च करते हुए जो लिटरेचर है उससे जुड़ा उससे हम फेमिलियर रहें। तो फिर नेक्स्ट हमारा व्हेन एकेडमिशियंस आर कॉल्ड टू डिलीवर लेक्चर। देखो जब कोई भी एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, ओके, एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं किसी भी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देने के लिए, कोई भी टॉपिक पे या फिर कोई टॉपिक्स के सेट हो उस पे ऊपर, तो उसको क्या कहेंगे? ओबियसली उसको सेमिनार कहेंगे। आपने सेमिनार अटेंड किए होंगे, उसमें क्या एक्सपर्ट्स आते हैं, विद्वान आते हैं और वो उसके ऊपर बोलते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो क्या हो जाएगा? सेमिनार हो जाएगा। सैम्पलिंग केसेस क्या होते हैं? सो गाइस सैम्पलिंग केसेस क्या होते हैं? सैम्पलिंग केसेस क्या होते हैं? तो आंसर डी हो जाएगा इसका। सैम्पलिंग ऑफ पीपल, वो लोग भी हो सकते हैं, पीपल भी हो सकते हैं, और क्या है? न्यूज़पेपर भी हो सकते हैं, और क्या? टेलीविज़न प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है।
तो क्या इसका आंसर डी हो जाएगा, ये केसेस होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी distribution of a research data which is symmetrical in shape similar to normal distribution but center peak is much higher। तो क्या एक फ्रीक्वेंसी बता रखी है डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें क्या जो डाटा है वो सिमेट्रिकल है और जो शेप है सिमिलर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, लेकिन जो सेंट्रल पीक है उसका वो हाई है। तो ये क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लेप्टोकुर्टिक, लेप्टोकर्टिक हो जाएगा इसका आंसर हमारा। तो ये सी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, लेप्टोकर्टिक। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड इन डिज़ाइन ए क्वेश्चनेयर। देखो गाइस क्वेश्चनेयर की बात की है कि क्वेश्चनेयर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके स्टेप्स बताने हैं। तो आंसर इसका 4 हो जाएगा। सबसे पहले ए राइटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम्स ऑफ स्टडी, कि उसके जो एम्स क्या हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी एम्स क्या हैं स्टडी करने के, हमें वो बताना है। फिर होएगा हमारा बी रिव्यू ऑफ द करंट लिटरेचर, ओके ये होएगा। फिर आएगा हमारा सी प्रिपेयर ए ड्राफ्ट ऑफ क्वेश्चनेयर्स, एक ड्राफ्ट बनाएंगे, एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे पहले क्वेश्चनेयर का। फाइनली क्या उसको सेलेक्ट करके एग्जामिन करके उसको क्या करेंगे, रिवाइज कर देंगे उसको ड्राफ्ट को। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं हमारे क्वेश्चनेयर को डिज़ाइन करने के। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। फिर हमारा जीन पिगेट, उन्होंने थियरी दी थी कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑफिस, किस बेस पे दिए थे उन्होंने, तो उन्होंने दिया था फंडामेंटल रिसर्च के बेस पे दिया था उन्होंने। जो कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस है उसकी थियरी दी थी किसने, जीन पिगेट में। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है ह्यूमंस की उसकी थियरी किन्होंने दी थी, तो जॉन पिगेट ने दी थी, ओके फंडामेंटल रिसर्च के बेस पे। नेक्स्ट हमारा द कंक्लूजन्स और फाइंडिंग्स विच टाइप ऑफ रिसर्च कैन नॉट बी जनरलाइज्ड ऑन टू अदर सिचुएशंस, कौन सा रिसर्च होता है जो जनरलाइज नहीं किया जा सकता दूसरी सिचुएशन से। तो आंसर हो जाएगा इसका हिस्टोरिकल, क्योंकि हिस्ट्री फिक्स होती है, उसको हम किसी और चीज़ से वो नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते। तो हिस्टोरिकल जो रिसर्च होता है उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते किसी और सिचुएशन से। नेक्स्ट हमारा अ गुड थीसिस राइटिंग शुड इन्वॉल्व, जो थीसिस राइटिंग होती है उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, चारों बातें होनी चाहिए। इसमें क्या है, रिडक्शन ऑफ पंक्चुएशन एंड ग्रामेटिकल एरर्स मिनिमम होने चाहिए। अच्छी बात है कि में जो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं वो कम होने चाहिए और पंक्चुएशन है उसका रिडक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, केयरफुल चेकिंग ऑफ रेफरेंसेस, केयरफुल चेकिंग होनी चाहिए रेफरेंसेस की, ये बात भी सही है। नेक्स्ट क्या है हमारा, कंसिस्टेंसी इन द वे द थीसिस इज रिटन, जो जिस वे में थीसिस लिखी गई है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो ये बात भी सही है। और नेक्स्ट क्या है, एक क्लियर एंड वेल रिटन एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, कि जो उसका एब्स्ट्रैक्ट होता है वो क्लियर और वेल रिटन होना चाहिए। तो ये क्या है, हमारे थीसिस की राइटिंग के एलिमेंट्स है इसमें होने चाहिए, ये बात इसमें होनी चाहिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। फिर हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ रिसर्च आर, तो हमें किसके बारे में बताना है कि जो रिसर्च का मीनिंग है उसके बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है, करेक्ट है, वो हमें बतानी है। तो आंसर इसका फर्स्ट जाएगा कि चारों बातें सही हैं। तो क्या है, रिसर्च में क्या रेफर्स टू सीरीज ऑफ स्टेटमेंट सिस्टमेटिक एक्टिविटी होती है इसमें, सही बात है। एक सिचुएशन है या फिर कोई प्रॉब्लम है उसको उसका हल पाने के लिए एक सिस्टमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें, ये बात भी सही है। नेक्स्ट क्या है, 86 में सिस्टमेटिक है, लॉजिकल भी होती है, सिस्टमेटिक भी होती है, अनबाइस्ड प्रोसेस होती है, हम इसमें बायस नहीं हो सकते किसी भी फैक्टर से, फ्रीली हमें करनी होती है। और वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस होती है इसमें, डाटा एनालिसिस होती है, इंटरप्रिटेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल्स होता है, ये भी होता है। तो सारी बातें होती है, ये बात भी सही है। इट इज़ इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी, इंटेलेक्चुअली की जाती है ये, टू उसमें जो सच है उसको उसके लिए क्वेस्ट की जाती है, उसको ढूंढा जाता है। फिर क्या है, इट लीड्स टू इन्हांसमेंट ऑफ नॉलेज, और इससे नॉलेज बढ़ती है। तो ये क्या है, ये ऑल सारी बातें क्या है इसमें सही हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, ABCD चारों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक रूल्स ऑफ AP स्टाइल। देखो गाइस, इफ क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, AP स्टाइल्स की बात कर रखी है, तो वो वीडियो डाल रखी है, मैंने लिंक में डाल दूँगा मैं इसका। तो AP स्टाइल की बात करनी है, तो AP स्टाइल क्या है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा
सेकंड BCD बातें आएंगी इसमें। क्या बी, इन्वर्ट ऑथर्स नेम्स लास्ट नेम फर्स्ट। तो सही बात है, जो लास्ट नेम है, जैसे उसमें हमने को एग्जांपल क्या था, उसमें शर्मा क्या पहले था, तो लास्ट नेम पहले का, ये बात सही है। आइटलाइज टाइटल होंगे बुक के, जो बुक है उसका वो ऐसे वो इटालियन होंगे, ओके, टेढ़े टेढ़े से नाम होंगे, बुक का नाम जो टेढ़ा टेढ़ा होगा। डी क्या है, अल्फ़ाबेटिकली इंडेक्स रेफरेंस लिस्ट, अल्फ़ाबेटिकली इंडेक्स होगा रेफरेंस लिस्ट का, ओके, अल्फ़ाबेटिकली होएंगे वो जो लिस्ट होएगी। तो ये बात भी सही है। तो क्या है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2। फिर हमारा ए रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द पर्पस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन एन अर्बन एरिया, व्हाट टूल शुड बी प्रेफर फॉर स्टडी। देखो कोई रिसर्चर है, वो इंटरेस्टेड है स्टडी करने को जो प्रोस्पेक्ट्स है पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी अर्बन एरिया में, ओके, तो कौन सी स्टडी प्रेफर करेगा वो, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चनेयर करके करेगा। तो क्वेश्चनेयर का जो तरीका है वो बेस्ट होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर। जो एथिकल नॉर्म्स होती है रिसर्च की, उसमें क्या इन्वॉल्व नहीं होता, आंसर क्या हो जाएगा, थीसिस फॉर्मेट नहीं होता उसमें। देखो कॉपीराइट की बात भी आती है उसमें, और पेरेंटिंग पॉलिसी भी होता है, डाटा शेयरिंग पॉलिसी, ये सब होता है, लेकिन जो थीसिस फॉर्मेट होता है इसके लिए गाइडलाइंस नहीं होती उसमें। सो नेक्स्ट हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च। इसमें क्या है, पार्टिसिपेटरी रिसर्च की बात की है, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं है, तो आंसर इसका 4 हो जाएगा। तो क्या है, इट्स सोल पर्पज इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, इसका पर्पज क्या है, तो गाइस ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा कि इन विच रिसर्च द सोल पर्पज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, जिसका ना हो तो वो कौन सा हो जाएगा, पार्टिसिपेटरी हो जाएगा। और बाकी इसमें कौन कौन सी बातें होती हैं, इट रिकॉग्नाइज्ड नॉलेज एज पावर, इसमें एक तो ये बात होती है कि जो नॉलेज होती है वो पावर होती है। इट एम्फेसाइजेज ऑन पीपल ऑफ एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स पे एम्फेसाइज करता है, ओके, उन पे होता है। इट इज़ ए कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, ये कलेक्टिव प्रोसेस होती है इंक्वायरी करने की। तो तीनों बातें हैं इसमें, लेकिन जो फोर्थ है वो नहीं आएगी, तो हमें नहीं बताना था, तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेस्टिंग ऑफ ए हाइपोथेसिस, कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो आंसर ये हो जाएगा कि इट इज़ ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड। तो गाइस जब हाइपोथेसिस की बात आएगी ना, तो उसमें ध्यान रखना कि जो नल हाइपोथेसिस होती है उसी को हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि इट इज़ ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमिनार। देखो सेमिनार की कैरेक्टरिस्टिक्स बताने में, सेमिनार आप सबने कॉलेज में अटेंड भी किए होंगे, तो सेमिनार की बात बता रखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ए में क्या, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन। एकेडमिक क्या होता है, इंटेलेक्चुअल इंस्ट्रक्शन होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है लोगों के बीच में, एकेडमिक इंस्ट्रक्शन होता है, नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज। फिर क्या है, इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग, डिस्कशन एंड डिबेट। इसमें डिबेट भी होती है, इसमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसमें क्वेश्चनिंग भी होती है और डिस्कशन भी होता है, डिबेट्स भी होती हैं, तो सारी बातें सही हैं। फिर क्या है, इसमें इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सनस। तो सही बात, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, ओके, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, इसमें स्किल्ड पर्सन चाहिए होंगे, तो ए बी डी फोर्थ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, क्या बताना हमें, आइडेंटिफाई द सेट विच हैज़ नेगेटिव इम्प्लीकेशन फॉर रिसर्च एथिक्स। नेगेटिव बताना हमें, तो नेगेटिव कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव इम्प्लीकेशन बतानी है इनमें से, तो आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। थर्ड के अकॉर्डिंग क्या है, सेकंड, रिलेटेड स्टडीज आर साइटेड विदाउट प्रॉपर रेफरेंसेस। तो ये बात गलत है, ऐसा तो हो, ये तो होता ही नहीं। तो ये हो जाएगी कि ये कह रहा है कि प्रॉपर रेफरेंसेस नहीं होने चाहिए, तो ये बात गलत है। तो एक ऑप्शन हमें नई वाले बताने हैं, तो ये भी सही बात है, ओके, तो एक ऑप्शन होगा हमारा सेकंड। फिर क्या थर्ड में क्या बोला है, रिसर्च फाइंडिंग्स आर मेड द बेसिस फॉर द पॉलिसी मेकिंग। ये बात भी इसमें नहीं होती, तो एक तो ये हो जाएगा। फिर क्या हमारा, नहीं गाइस ये बात सही है, हमें फोर्थ देखना था। फोर्थ में क्या है, कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिशनर्स इज स्क्रीन्ड इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड रिसर्च एविडेंस। तो
एक ये हो जाएगा, और फिर क्या है सिक्स्थ वाला, बोथ पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस आर रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रीलिमिनरी स्टडीज़। तो ये भी इसमें हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। तो ये बात इसमें नहीं होती, बाकी जो बच गई ए बच गई, जो फर्स्ट बच गई, थर्ड बच गई और फिफ्थ बच गई, ये बात इसमें होती है किसमें, रिसर्च एथिक्स में। तो देखो कौन कौन सी बातें ये जो होती हैं, एक तो देखो एक क्रिटिकली इसको स्टडी करता है जो एक रिसर्चर होता है, दूसरे जो रिसर्च है उनको, तो ये बात भी सही है, एक तो ये बात सही होगी। थर्ड क्या है, रिसर्च फाइंडिंग्स आर मेड विद पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग के बेसिस पे फाइंडिंग्स होती है, ये बात भी सही है। और फिफ्थ क्या है, रिसर्च स्टडीज इज रिप्लिकेटेड विद द व्यू ऑफ वेरीफाई द एविडेंसेस फ्रॉम द अदर रिसर्चेज, दो दूसरे रिसर्चेज हैं उनके जो एविडेंसेस है उनको वेरीफाई करने के व्यू से उसको रिप्लिकेट किया जाता है। तो तीनों बातें सही है, लेकिन हमें गलत बतानी थी कौन सी है नहीं होती, तो हमें ऑप्शन ये हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट करते हैं। द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इज, देखो फिर से आ गया ये कैसा होता है, किसके जैसा होता है ये, तो हो जाएगा रिसर्च डिसर्टेशन। तो रिसर्च की जो डिसर्टेशन होती है और जो थीसिस होती है, जो थीसिस राइटिंग होती है, ये दोनों क्या होते हैं, ये सेम होते हैं, ओके सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट हमारा इन क्वालिटेटिव रिसर्च प्रेडिगम विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स में बी कंसिडर्ड एज क्रिटिकल, कौन से क्रिटिकल फीचर्स होते हैं एक रिसर्च पैराडिगम में, तो आंसर हो जाएगा इसमें डाटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंसेस। तो क्या है, डाटा कलेक्शन होएगा किसमें, बॉटम अप होएगा, ओके बॉटम अप होएगा, एम्पिरिकल एविडेंसेस होंगी। तो आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा कि जी क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिगम में डाटा कलेक्शन होगा बॉटम अप, ओके और एम्पिरिकल एविडेंसेस। नेक्स्ट है researcher intends to explore the effect of possible factors for the organization of effective मिड डे मील की जो इफेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में क्या है स्टडी करनी है। तो विच रिसर्च मेथड इसमें सही रहेगा, कौन सा सही रहेगा इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो, कि कोई भी इंसिडेंट होने के बाद जो, ठीक है, जो मिड डे मील के बाद जो हमें इफेक्ट स्टडी करना है, तो इफेक्ट के बाद जब भी आएगी ना, तो वहाँ पे कौन सा होगा, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होएगा। तो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड इसमें यूज़ किया जाएगा क्योंकि हमें इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परसुइंग रिसर्च। तो इनिशियल बताना, मैं इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, तो सही बात है फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम या फिर रिसर्च क्वेश्चन कह लो या फिर रिसर्च टॉपिक कह लो। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है सबसे इनिशियल कि एक रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए जिसके ऊपर हमें रिसर्च करना है। फिर क्या हमारा द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स मे बी कंसिडर्ड पर्टिनेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च, कि जो रिसर्च एथिक्स होते हैं वो कब पर्टिनेंट होते हैं, कौन से स्टेज पे होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड एट द स्टेज ऑफ डाटा कलेक्शन। तो गाइस सबसे ज़्यादा चीटिंग जो होती है, जो फ्रॉड होता है वो क्या है, डाटा कलेक्शन के टाइम पे होता है, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो क्या है सबसे ज़्यादा जो एथिक्स की जब बात आती है तो कहाँ पे आती है, डाटा कलेक्शन के टाइम पे, कि वो कहीं से कॉपी ना करे, डाटा अच्छा कर ले, फॉर्मेलिटी ना करे, अच्छे जो सैम्पलिंग मेथड्स है वो यूज़ करे, डाटा कलेक्शन के अच्छे मेथड्स यूज़ करे। तो रिसर्च की जो एथिक्स होता है उसके सबसे ज़्यादा जो पर्टिनेंट स्टेज होती है कौन सी होती है, डाटा कलेक्शन के टाइम पे और इंटरप्रेट करने के टाइम पे। नेक्स्ट हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रेस्क्राइब्ड, रिपोर्टिंग फॉर्मेट बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा डॉक्टरल जो PhD वाली जो थीसिस होती है, ओके तो उसको क्या है, उसको क्या बताया गया है, उसको प्रेस्क्राइब किया जाता है, फॉर्मली प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा विच सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स, देखो गाइस फिर से वही क्वेश्चन आ गया, रिसर्च स्टेप्स की बात आ गई, तो मैं इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। सबसे पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन होएगी, फिर हाइपोथेसिस फॉर्मेशन होएगी, फिर क्या डेवलपमेंट होएगी, फिर रिसर्च डिज़ाइन तैयार करेंगे, फिर कलेक्शन ऑफ डाटा करेंगे, फिर डाटा को एनालाइज करेंगे, उसके बाद फॉर्मुलेशन करेंगे, जनरलाइजेशन करेंगे, बाद में क्या है जनरलाइज करने के बाद हम उसको कंक्लूड कर देंगे। तो ये क्या है, ये स्टेप्स होंगे। तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो इसको। नेक्स्ट हमारा बिलो द गिवन 2 सेट्स दिए गए हैं। सेट 1 में क्या है, डाटा कलेक्शन मेथड है, टूल्स हैं,
सेट वन में तो रिसर्च मेथड है और फिर में डाटा कलेक्शन है, तो मैं मैच करना वो रिसर्च मेथड्स को डाटा कलेक्शन मेथड्स उसको टूल्स को। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। ओके, पहला क्या एक्सपेरिमेंटल, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा क्वेश्चनेयर्स। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है उसमें क्वेश्चनेयर अच्छे रहते हैं। फिर एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, वहाँ से डाटा कलेक्ट करना अच्छा रहेगा। फिर क्या हमारा डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड इसमें कौन सा आ जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा हमारा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट किए जाएंगे, तो इसके लिए ये मेथड सही रहेगा। फिर क्या हिस्टोरिकल मेथड, हिस्टोरिकल मेथड में क्या हो जाएगा टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट होंगे। तो गाइस ये टूल्स थे। ओके, टूल्स से डाटा कलेक्शन के कौन से में कौन सा सही रहेगा, तो मैं इसका आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल में क्वेश्चनर वाली बात आएगी। फिर हमारा इन फाइनलाइजिंग ए थीसिस राइटिंग फॉर्मेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज सप्लीमेंट्री पेजेस। तो मैं जो रिसर्च जो थीसिस राइटिंग फॉर्मेट है उसको फाइनलाइज करते हुए सप्लीमेंट्री पेजेस की वो की बात की है, तो इसमें क्या हो जाएगा बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिसिस। तो ये इसका क्या है पार्ट करेगा ये, इट वुड पार्ट फ्रॉम पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेजेस, तो क्या हो जाएगा बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिसिक्स। तो नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ससेप्टेबल टू इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स, ससेप्टेबल बताना, तो क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। तो इसमें ससेप्टेबल होता है इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स, तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स फोकस ऑन एमेलियोरेटिंग प्रिवेलिंग सिचुएशन। देखो जो प्रिवेलिंग सिचुएशंस है उनको एमेलियोरेट करने के लिए कौन से रिसर्च टाइप्स फोकस करते हैं इस पर, तो आंसर हो जाएगा हमारा एक्शन रिसर्च। देखो एक्शन रिसर्च तभी किया जाता है, कोई प्रेजेंट की कोई सिचुएशन है, घट गई है, कोई घटना घट गई, उसके तुरंत बाद हमें एक्शन करना है, इमीडिएट एक्शन करना है। तो जब प्रेजेंट की बात आएगी प्रिवेलिंग सिचुएशन कौन सी होती है, प्रेजेंट सिचुएशन होती है। ओके, तो उनके लिए कौन सा होगा एक्स्ट्रा रिसर्च होएगा। नेक्स्ट क्या है इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स अ वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज एंड इश्यूज मे बी मेड पॉसिबल। तो कौन सा होता है, कौन से अरेंजमेंट्स होती हैं, तो हो जाएगा कॉन्फ्रेंस की जाती हैं, एक वाइडर स्पेक्ट्रम होता है आइडियाज़, उसमें इश्यूज भी डिस्कस किए जाते हैं, उनको पॉसिबल किया जाता है आइडियाज़ को, स्पेक्ट्रम को। तो किस में होता है वो कॉन्फ्रेंस में होता है। और पहले क्वेश्चन था उसमें क्या था शोकेस करने के लिए जो न्यू रिसर्च हुई है उनको। ओके, तो ये बातें नहीं इसी में आएगी। A researcher attempts to evaluate effects of method of feeding on anxiety proneness of children। इस पे करना उसको, ठीक है, इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग, जो मेथड ऑफ फीडिंग है उसको इफेक्ट पता करना है, और उसकी जो एंजाइटी होती है प्रोनेस ऑफ चिल्ड्रन उसके ऊपर। तो विच मेथड इसमें से कौन सा सही रहेगा मेथड, तो इसमें हो जाएगा हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो। देखो कि कुछ चीज़ होने के बाद हम रिसर्च कर रहे हैं, कुछ चीज़ होने के बाद उसका इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इफेक्ट की बात जब भी आएगी, पहले ही बोला मैंने बार बार, इफेक्ट की जब बात आएगी तो कौन सा होगा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होएगा, ये मेथड यूज़ किया जाएगा, तो आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देर आर टू सेट्स ऑफ गिवन बिलो, एक में क्या है स्पेसिफाइज द टाइप्स ऑफ रिसर्च, इसमें टाइप ऑफ रिसर्च है एक में, और दूसरे में क्या है देर करेक्ट, उसमें दूसरे में दे रखें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमें मैच करना है। तो पहला होता है हमारा, देखो पहले इसमें देख लेते हैं, पहले एक्शन रिसर्च देख लेते हैं, एक्शन रिसर्च कौन सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। देखो फंडामेंटल जो रिसर्च होता है इसमें क्या है एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी थियरी की, थियरी बिल्डिंग होती है, पहले एक्सप्लेनेशन थ्रू एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो एक्सप्लेनेशन करेंगे किसी भी थियरी बिल्डिंग करके, थियरी के अकॉर्डिंग क्या एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फिर क्या हमारा अप्लाइड रिसर्च, इसमें क्या हो जाएगा हमारा इनरिचिंग टेक्निकल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, सॉरी ये गलत हो गया, इसमें क्या हो जाएगा एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ए थियरी ऑफ यूज ऑफ वेरियस सिचुएशंस। तो फिर हमारा एक्शन रिसर्च इसमें क्या हो जाएगा इंप्रूव करना एग्जिस्टिंग सिचुएशन, देखो प्रेजेंट सिचुएशन की बात आ गई, तो एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है उसको क्या इंप्रूव करना है इंटरवेंशंस के थ्रू, तो ये बात इसमें आ जाएगी। फिर क्या है इवेल्युएटिव रिसर्च, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें आ जाएगा फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ
परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशंस, जो इंटरवेंशंस है उनका परसीव्ड रिसर्च के एक्सटेंट को फाइंड करना है। तो हमारा आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ पोटेंशियल फॉर नर्चरिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटिवली ग्रेटर। तो कौन सा ग्रेटर है इनमें से? नर्चरिंग, पोटेंशियल फॉर नर्चरिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग कौन सा हो जाएगा हमारा? पार्टिसिपेशन इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस। तो ये क्या है? ये एक्टिविटी है जो नर्चर करेगी क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को, क्योंकि इसमें क्या है, सब पार्टिसिपेट करेंगे, क्वेश्चनिंग होगी, डिबेट होएगा, इंट्रैक्शन होएगा एकेडमिक। तो इसमें क्या है, वो उसमें पार्टिसिपेशन क्या है, वो उसको नर्चर करेगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्टिविटीज़ बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च। देखो फिर हम स्टेप्स की बात आ गई, एक्शन रिसर्च की बात आ गई। तो इसमें क्या करेंगे, पहले प्लान करेंगे, देखो बार बार रिपीट हो रहा है, पहले प्लान करेंगे, फिर उसके ऊपर एक्ट करेंगे, फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा, फिर क्या उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये स्टेप्स थे हमारे। ओके, सॉरी गाइस, कॉल आ गया था बीच में। सो गाइस का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्मेट्स फोकस ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड जनरलाइजेशन। तो कौन से रिसर्च फॉर्मेट्स हैं जो फोकस करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग और जनरलाइजेशंस को? तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है और जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होता है, वो क्या करेगा, वो फोकस करेगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर और जनरलाइजेशंस के ऊपर। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ। जो पार्टिसिपेंट की जो ऑब्जर्वेशन होती है वो किसका पार्ट होता है? वो पार्ट होता है हमारा एथनोलॉजिकल रिसर्च का। तो एथनोग्राफिक जो रिसर्च होता है उसमें क्या है, पार्टिसिपेंट की जो ऑब्जर्वेशन है वो इसका एक हिस्सा होता है। ओके, तो एथनोग्राफिक जो रिसर्च होता है उसमें पार्टिसिपेंट की जो ऑब्जर्वेशन का एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्या है, क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग इन रिसर्च रिपोर्ट इज। जो रिसर्च रिपोर्ट होती है उसमें जो क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग होती है वो क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टेस्टिंग लैंग्वेज सेटिंग फ्रॉम एन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू रिवीलिंग द मिस यूज। ओके, तो क्या होता है इसमें, टेस्टिंग लैंग्वेज होती है, टेस्टिंग फ्रॉम एन इथिकल पॉइंट ऑफ से उसको टेस्ट किया जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिवील करती है इसके मिसयूज़ को। तो क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग कहते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा, द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स कंसर्न विद विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च। देखो फिर से आएगा ऐसे क्वेश्चन ये कि द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न विद विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़। कौन सी रिसर्च एक्टिविटीज जिसके साथ वो कंसर्न होती है, जो प्रॉब्लम होती है रिसर्च एथिक्स की, तो किसके साथ होती है? एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। इसमें क्या है, इससे कंसर्न होती है रिसर्च एथिक्स की प्रॉब्लम, एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। नेक्स्ट है, रेफरेंसेस सर्व्स द पर्पज ऑफ। जो रेफरेंस होते हैं वो सर्व करते हैं पर्पज को, कौन से को? तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, लैंडिंग ऑथेंटिसिटी टू द गिवन कंटेंट। ओके, जो रेफरेंस सर्व्स वो जो कौन सा पर्पज होता है उनका पर्पज होता है लैंडिंग ऑथेंटिसिटी टू द गिवन कंटेंट। जो कंटेंट होता है उसमें ऑथेंटिसिटी को लैंड करता है, ऑथेंटिसिटी को इंडिकेट करता है। तो रेफरेंस का ये पर्पस होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट वेरिएबल्स एंड एस्टेब्लिशिंग द लॉजिकल रीजनिंग इन थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, द नेक्स्ट स्टेप क्या होता है रिसर्च प्रोसेस का? डिफरेंट वेरिएबल्स उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, लॉजिकल रीजनिंग को एस्टेब्लिश करने के बाद उसके बाद क्या होता है? तो हो जाएगा हमारा जनरेट हाइपोथेसिस। तो जनरेट करना होता है हाइपोथेसिस को उसके बाद कि वेरिएबल्स को पहचान के को आइडेंटिफाई कर लिया है, जो रीजनिंग है उसको एस्टेब्लिश कर लिया, तो उसके बाद क्या करेंगे हम? हाइपोथेसिस को जनरेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा, थ्रू विच रिसर्च मेथड द मैनिपुलेशन ऑफ एन मैनिपुलेशन होगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल एग्जामिन किए जाएंगे विद रेफरेंस टू ए हाइपोथेसिस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस।
कौन सा रिसर्च मेथड होगा उसको, वो होगा हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड में क्या होगा, एक जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका मैनिपुलेशन होगा और उसके जो इफेक्ट होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल पे वो एग्जामिन किए जाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट हमारा बिब्लियोग्राफी गिवन इन रिसर्च रिपोर्ट फर्दर रिसर्च। तो बिब्लियोग्राफी होती है जो किसी भी गिवन रिपोर्ट में, रिसर्च रिपोर्ट में, तो क्या होती है वो शोज़ द वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्च। उसमें क्या होता है बिब्लियोग्राफी में, उसकी जो वास्ट नॉलेज है रिसर्चर्स की वो उसमें शो की जाती है। बिब्लियोग्राफिक जो बिब्लियोग्राफी वर्जन वो होती है, गिवन होती है रिसर्च रिपोर्ट में। नेक्स्ट हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्टडीज इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग गेट मोर अटेंशन दैट फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन। तो कौन सी है वो, कौन सा रिसर्च स्टडीज़ है, स्टडी इन इंटरप्रिटेशन है जो मोर अटेंशन मिलता है जिसको, क्या हो जाएगा इसका, डी। एक तो हो जाएगा सर्वे स्टडीज़, ओके ये भी होता है। एक हो जाएगा हमारा एथनोग्राफिक स्टडीज़। एथनोग्राफी क्या है, जिसमें जो पीछे आया था अभी, जो रिस्पोंडेंट्स है, पार्टिसिपेंट्स है, ओके उनके बारे में, उनका एक वो पार्ट होते हैं, तो एथनोग्राफिक स्टडीज़। और फिर क्या है फोर्थ, हाइपोथेटिक डिडक्टिव स्टडीज़। तो ये तीन क्या है, इनमें मोर अटेंशन गेट करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, डी। नेक्स्ट हमारा द रिसर्च डिज़ाइन इज बेसिकली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन रिसर्च। तो रिसर्च का डिज़ाइन होता है वो किससे जुड़ा होता है, तो गाइज इसका देखो आंसर हो जाएगा बी। रिसर्च सैम्पल सिलेक्शन में भी होता है कि भाई कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो डिज़ाइन में ही होता है वो भी, ओके। तो एक तो सैम्पल वाली बात होगी, एक हो गया हमारा प्लान को फॉर्मुलेट करना। तो डिज़ाइन क्या होता है, एक तरह का प्लान ही होता है। तो जो रिसर्च का जो प्लान होता है उसकी फॉर्मुलेशन में भी ये काम आता है। नेक्स्ट क्या है हमारा फोर्थ, जब हाइपोथेसिस को मेकिंग होती है जो, उसमें भी इन जो तीन फीचर्स हैं इनमें, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, इसमें काम आएगा। सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें नहीं आएगा, थीसिस में काम नहीं आएगा ये आएगा डिसाइडिंग अबाउट द टूल कि डाटा कलेक्ट कैसे करना है। तो टूल को डिसाइड करने में, ओके टूल को डिसाइड करने में, और क्या है सैम्पल को सिलेक्ट, कौन सा सैम्पल हमें सेलेक्ट करना है उसमें, और फिर क्या है प्लान को फॉर्मुलेट करने में। तो तीन बातों में क्या है ये रिसर्च डिज़ाइन काम आएगा। तो नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेगरिज्म चेकिंग साइट। प्लेगरिज्म क्या होता है भाई, प्लेगरिज्म होता है फ्रॉड। रिसर्च करते जो फ्रॉड करते हैं, किसी को कॉपी कर लिया वो सब, उसको अवॉइड करने के लिए, उसको चेक करने के लिए कौन सी वेबसाइट होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। जो ये turn19 होती है, turn19 ये होती है .com, ये क्या है, ये प्लेगरिज्म के लिए होती है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मेल्ड क्वेश्चनेयर्स, ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यूज, कलेक्टिव क्वेश्चनेयर्स आर इंस्टांसेस ऑफ, किसके एग्जाम्पल हैं। मेल्ड क्वेश्चन होते हैं जो मेल करते हैं क्वेश्चनेयर्स को, ऑब्जर्वेशन होती है जो इंटरव्यू होते हैं, कलेक्टिव क्वेश्चनेयर्स होते हैं किसके हैं ये, तो हो जाएगा हमारा प्राइमरी रिसोर्सेज होते हैं। सेकेंडरी क्या होता है, हम किसी और का कहीं और से डाटा कलेक्ट करना, लाइक जो पहले से अवेलेबल है दूसरे रिसर्चेज हैं। तो ये हो जाएगा जो हम खुद से करते हैं, वो क्या है जो हम ताज़ा क्रिएट डाटा ढूंढते हैं, वो क्या है प्राइमरी होता है। नेक्स्ट है विच स्टेप्स इन रिसर्च क्रिएट्स ए वर्किंग थीसिस फॉर रिसर्च पेपर बाय स्पेसिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन सा होता है वो, तो सी हो जाएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसमें क्या होता है वर्किंग थीसिस क्रिएट करते हैं, एक रिसर्च क्रिएट से वर्किंग थीसिस रिसर्च पेपर के लिए, स्पेसिफाइंग ऑर्गेनाइज कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, लिटरेचर से मिलती है, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुपरवाइजर्स सर्टिफिकेशन ऑन द थीसिस। ये क्या करती है, इंश्योर करती है ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्क, कि जो सुपरवाइजर होता है उसकी जो सर्टिफिकेशन उसको मिल जाती है थीसिस को, तो क्या होती है वो उसकी ओरिजिनलिटी को इंडिकेट करता है, इंश्योर करता है। नेक्स्ट हमारा द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी कंपेयर टू, किससे कंपेयर की जा सकती है, आंसर हो जाएगा हमारा लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग। या जो फॉर्मुलेशन होता है रिसर्च प्रॉब्लम, जो टॉपिक होता है किस पर रिसर्च करना है, वो उसका पता लगाना, उसको सेलेक्ट करना, एक बिल्डिंग की फाउंडेशन
को लेकर की तरह की जैसे होता है, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग, तो इसे कंपेयर किया गया इसको। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्टिंग प्रैक्टिस इम्प्लाइज यूज ऑफ वंस। जो रिफ्लेक्टिव पर प्रैक्टिस होती है उसमें किसका यूज होता है, वंस मेटा कोग्निशन। वंस मेटा कोग्निशन इसका ये क्या है, इसका यूज़ होएगा किसमें, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में। नेक्स्ट हमारा द स्टडी ऑफ वाई डज स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट्स इन हार्ट अटैक, कि जो स्ट्रेसफुल रहने से हार्ट अटैक आता है, तो ये कौन सी किस तरह की स्टडी है, ये स्टडी है हमारी एक्सप्लेनेटरी स्टडी, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करना ना हमें ये स्ट्रेस क्यों होता है, कैसे होता है और क्यों इससे हार्ट अटैक होता है, तो एक तरह से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हो जाएगा ये। फिर हमारा ड्यूरिंग रिसर्च वाइल रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जर्वर रेट्स एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन रेटिंग गिवन इन अनदर एस्पेक्ट ऑफ द इंट्रैक्शन, दिस इज टर्म्ड एज, क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है हमें हेलो इफेक्ट। कि रिसर्च करते हुए रिकॉर्ड करना ऑब्जर्वेशन को, वाइल रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ एन ऑब्जर्वर रेट्स एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन रेटिंग गिवन इन अनदर एस्पेक्ट ऑफ इंट्रैक्शन, तो ये रेट देना ये ऑब्जर्वेशन को किसी भी इंडिविजुअल की, किस में होता है हेलो यूज इफेक्ट होता है, क्या होता है, हेलो इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च को, तो डी हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कहा जाता है। तो गाइस ध्यान रखना है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, क्वांटिटेटिव इसको क्या है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट हमारा when the researcher does not know the identity of the experimental and placebo groups, the study is termed as, तो रिसर्चर्स को ना पता हो नो द आइडेंटिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल, जो एक्सपेरिमेंटल उसकी आइडेंटिटी नहीं पता और जो प्लेसबो ग्रुप्स उनकी पता, तो क्या कहते हैं इसको कहते हैं डबल ब्लाइंड, तो एक तरह से ब्लाइंड ही हो गया, उसको आइडिया नहीं है, तो क्या है डबल ब्लाइंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हाइपोथेसिस शुड बी कॉन्सेप्चुअली, क्या होनी चाहिए हाइपोथेसिस शुड बी, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और स्पेसिफिक होनी चाहिए, सिंपल क्लियर एंड स्पेसिफिक। नेक्स्ट हमारा रिसर्च दैट फोकसेस ऑन सोशल इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमन, जो मैन एंड वुमन के बीच में जो इनइक्वालिटी है उसको जो रिसर्च स्टडी करेगा तो कौन सा हो जाएगा, उसको कहेंगे हम फेमिनिस्ट रिसर्च। तो ओबियसली ये फीमेल्स पे बेस्ड है, तो क्या कहेंगे, इनइक्वालिटी की बात की है तो फेमिनिस्ट रिसर्च कहा जाएगा इसको। नेक्स्ट हमारा अ पायलट स्टडी इज ऑल्सो कोल्ड है, जो पायलट स्टडी होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फिजिबिलिटी स्टडी। तो गाइस ध्यान रखना जो पायलट स्टडी होती है उसको क्या कहा जाता है, साथ में फिजिबिलिटी स्टडी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है बेस स्टडीज द ऑब्जर्वेशन ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स, उसमें जो ऑब्जर्वेशन होती है कहाँ से ली जाती है, कौन सी वेरिएबल से ली जाती है, उसको माना जाता है क्या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए उसको कंसिडर किया जाता है, तो कौन सी होती है, कौन से वेरिएबल्स होते हैं, तो उसका होता है हमारा बी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है एक्सपेरिमेंटल, उसमें क्या हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उससे हम डाटा क्या है जो को करेंगे, ठीक है, ड्राइव करेंगे, उसको कंसिडर भी करेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वर्कशॉप इज मेंट फॉर, किस लिए होती है वर्कशॉप, आंसर हो जाएगा हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए। तो ऑब्वियसली हैंड ऑन एक्सपीरियंस करने के लिए वर्कशॉप होती हैं, उसमें आपकी स्किल्स की बात की जाती है, उनको आपके सामने दिखाया जाता है करके, एक जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट हमारा इन रिसर्च रिलायबिलिटी इज दैट क्वालिटी ऑफ अ मेजरमेंट प्रोसीजर विच प्रोवाइड्स, क्या होती है रिलायबिलिटी, क्या होती है रिपीटेबिलिटी एंड एक्यूरेसी। तो जो रिलायबिलिटी होती है वो क्या प्रोवाइड करवाती है, रिपीटेबिलिटी एंड एक्यूरेसी, तो यही तो होती है रिलायबिलिटी, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स इज पोटेंशियल फॉर इन्हांसिंग टीचिंग कॉम्पिटेंसेस, तो जो टीचिंग कॉम्पिटेंसेस हैं उनको इन्हांस करने के लिए कौन सा रिसर्च, तो उसका हो जाएगा हमारा एक्शन रिसर्च। ऑब्वियसली
स्कूल में कुछ सही से नहीं हो रहा है या फिर इन्हांस करना टीचिंग कॉम्पिटेंसीज को, तो कौन सा होगा इसमें? एक्शन रिसर्च होगा। नेक्स्ट हमारा अ क्वेश्चनर दैट ऑफर्स नो स्कोप फॉर एनी रेजिडेंस ऑन पॉइंट ऑफ व्यू ऑन व्यू। तो वो क्वेश्चनर जो ऑफर करता है जो नो स्कोप फॉर एनी रिस्पोंडेंस ऑन व्यू, तो कौन सा होता है वो? क्लोज एंडेड। वो क्वेश्चनर जिसमें क्या है, स्कोप नहीं होती किसी भी रिसर्चर्स के और पॉइंट ऑफ व्यू की, जो सॉरी रिस्पोंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू की, तो वो जो क्वेश्चनर होता है उसको क्या कहते हैं? क्लोज्ड एंडेड। नेक्स्ट हमारा फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस विच आर कॉल्ड प्रोसेस रादर देन कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो हमें मैच करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो हो जाएगा हमारा डी। सेकंड डाइवर्जेंट क्वेश्चंस होते हैं, एक तो ये और एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि ये, और फिर फिफ्थ ओपन क्वेश्चंस ये। तो ये क्या होते हैं? ये वो क्वेश्चन होते हैं जो विच आर कॉल्ड प्रोसेस रादर देन कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, इनको प्रोसेस कहते हैं। तो कौन से होते हैं? एक तो डाइवर्जेंट और एक होते हैं हमारे ओपन क्वेश्चंस और एक होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो 3 तरह के होते हैं जिनको प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो ये क्या है? सेलेक्टिंग ए सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सैम्पल यूजिंग। तो कैसे होएगा? नेटवर्क बना के एक पर्सन से डाटा कलेक्ट किया अलग अलग जगह को ले, अलग अलग लोगों के बारे में। तो ये तो होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग की साइज है वो बढ़ता जाता है डाटा का, सैंपल का। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है। तो क्या इसमें नेटवर्क यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा एरिक मेडलाइन एंड ABI इन्फॉर्म आर इंस्टांसेस किसके एग्जाम्पल हैं? तो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसिस। तो क्या है? एरिक मेडलाइन एंड ABI। एरिक मेडलाइन एंड ABI। नेक्स्ट हमारा रिसर्च डिज़ाइन दैट नीड्स टू कलेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऑन ए कंटिन्यूइंग बेसिस इज क्लासिफाइड एज। क्या कैसे किस में क्लासीफाई किया जाए उसको? ये हो जाएगा हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी डिज़ाइन। वो रिसर्च डिज़ाइन जिसमें जरूरत होती है कलेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूइंग बेसिस पे, तो उसको क्या कहता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी डिज़ाइन। नेक्स्ट हमारा द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच रिसर्च इज कंडक्टेड। एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है उसको जिसमें रिसर्च किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? रिसर्च डिज़ाइन। एक डिज़ाइन होता है उसी में, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम रिसर्च कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग research paradigms the focus of concern is on interpreting reality in terms of participants perspective। कौन सा होता है? कौन सा रिसर्च पैराडिगम होता है जो रियलिटी को इंटरप्रेट करना होता है जिसमें इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स परस्पेक्टिव? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? तो देखो इसमें पार्टिसिपेंट्स की बात की ना, तो 3 बार आ रही है, रिपीट हो लिया। एथनोग्राफिक होता है, जो पार्टिसिपेंट होता है उसकी जो उसको वो मैटर करेगा जब, तो कौन सा हो जाएगा? एथनोग्राफिक रिसर्च। और जिसमें उनको पता नहीं लगे वो क्या होता है? क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर। अ टीचर इंटेंस टू फाइंड आउट द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, कोशिश करता है कि लर्निंग डिफिकल्टीज क्या है, कोई भी टीचर है बच्चों की, कि उनको समझ क्यों नहीं आ रहा, डिफिकल्टीज क्या है, तो कौन सा टेस्ट किया जाएगा उसके लिए? ये टीचिंग वाला क्वेश्चन आ गया, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो कौन सा होगा इसमें? डायग्नोस्टिक, कि जो क्या दिक्कत आ रही है उसको निदान करने के लिए। तो ये वीडियो डाली हुई मैंने टीचिंग वाली भी, आप देख लेना, वीडियो लिंक डाल दो। नेक्स्ट हमारा अ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स प्लान्स टू अंडरटेक अ स्टडी वेर इन। एक यूनिवर्सिटी जो डिपार्टमेंट है वो प्लान करता है स्टडी करने की, क्या? जिसमें एटीट्यूड्स वैल्यूज एंड बायसेस ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर टू बी प्रोब्ड विद एन आई और डिस्क्लोजिंग देयर पैटर्न्स ऑफ स्टडी। वो कैसे एडजस्ट करते हैं, उनकी जो एटीट्यूड्स हैं, वैल्यूज बेसिस की बायसेस की बात की है। तो विच टाइप ऑफ कौन सा रिसर्च किया जाएगा इसमें? तो मतलब 4 हो जाएगा हमारा। एक तो केस स्टडी मेथड, केस स्टडी करें की जाए, और एक एथनोग्राफिक। तो ठीक है, इसमें रेस्पोंडेंट्स जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके एटीट्यूड्स और वैल्यूज इनकी बात की है, तो क्या है? एथनोग्राफी भी हो सकता है और केस स्टडी मेथड, दोनों इसमें यूज़ किए जा सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा इन रिसर्च प्रॉब्लम स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड के जो इफेक्ट है उसको स्टडी करना है ऑन द स्कॉलास्टिक अचीवमेंट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, ऑन देयर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उनके सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के टर्म्स में। तो कौन सा वेरिएबल विच कैन बी डिजाइनेटेड एज, कौन सा इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कौन सा होगा, टीचिंग मेथड्स होगा, हाँ वही तो होगा ना इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो फैक्ट नहीं होगा। फैक्ट क्या हो रहा है, उनका जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है या फिर उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है उन पर वो होएगा, जो टीचर जो स्टूडेंट्स होंगे वो होंगे, लेकिन जो ये क्या है टीचिंग मेथड है ये क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा। थर्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंसेस करेक्टली रिफ्लेक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक रिसर्च की बात फिर से आ गई गाइस, तो हमने पहले किया था ये, तो आप इसका खुद से देखना। ओके हमने वीडियो की है ना, तो पीछे था साइंटिफिक रिसर्च की बात आई थी, तो उसमें देखना, ध्यान करना उसको। तो फाइनल क्वेश्चन हमारा व्हेन रिजल्ट्स obtained in a research, okay, study can be extended to a group larger than the sample, कि जो स्टडी एक्सटेंड की जाती है टू अ लार्जर ग्रुप लार्जर देन सैम्पल, सैम्पल से बड़ा ग्रुप हो उसको, और वो आउटसाइड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडी उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो ऑब्वियसली कोई भी रिजल्ट हम ऑब्टेन कर रहे हैं रिसर्च में, एक्सटेंडेड किया जाता है, जो लार्जर ग्रुप है वो सैम्पल से अलग है, सैम्पल से बड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा, और वो आउटसाइड है स्टडी के कॉन्टेक्स्ट से, तो एक्सटर्नल्स मतलब आउट मतलब एक्सटर्नल, तो ऐसे याद कर लेना, तो क्या है एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई ट्राइड माई बेस्ट, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बहुत हेल्प मिलने वाली इस वीडियो से। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।